हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, इथिक्स की सीरीज़ के अंदर हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है स्ट्रेंथनिंग इथिकल वैल्यू इन गवर्नेंस। तो हमें पता है गवर्नेंस क्या होती है, अब उसमें इथिकल वैल्यू को स्ट्रेंथन करना है। तो इसमें देखेंगे क्यों इथिकल वैल्यू को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है गवर्नेंस के अंदर में, उसका क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करें कि हमारी इथिक्स की में क्या कमी आ रही है। हमारी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इथिक्स के अंदर में क्या कमी आ रही है, तो उसकी बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या क्या है इथिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। तो फर्स्ट आता है देयर आर टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट हैं हमारे डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट को दो तरीके से, दो नज़रियों से देखा जा सकता है। फर्स्ट की बात करेंगे टेक्नोलॉजी, सेकंड आता है वैल्यूज़ का, सेकंड आता है इथिक्स वाला। तो अगर आपने डेवलपमेंट करनी है गवर्नेंस के अंदर में, अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आप क्या करोगे। फर्स्ट उसमें आएगा टेक्नोलॉजी, कि आप नई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ। पहले आप नॉर्मल काम करते थे, वेबसाइट पे काम करने लगो, गवर्नमेंट जनता से पूछने लगो, फिर आप उसके अंदर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लेके आओ। मतलब आप टेक्नोलॉजी का सहारा लो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करने में, उसको एडवांस करने में। दूसरा आप क्या करो, ह्यूमन की वैल्यू को इंक्रीज़ करो। बिकॉज अगर आप ज़्यादा ई गवर्नेंस यूज़ करोगे तो क्या होगा, करप्शन डिक्रीज़ होगा, उसके अंदर में ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बनेगी। लेकिन दो एस्पेक्ट हैं उसके, एक तो आपने ह्यूमन की वैल्यू को स्ट्रेंथन करो ताकि ह्यूमन अच्छा बन जाए, वो करप्शन करे ही ना, और एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन ना करे, और एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा बनाए, एक्सीलेंस की तरफ जाए। तो दो एस्पेक्ट में आता है, एक आता है ह्यूमन एस्पेक्ट, दूसरा आता है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो हमारे पास में टू एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन वैल्यू। लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लगाओ, दूसरी डेवलप कर दो ये। लेकिन हम ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश नहीं करते। जो ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, उनकी तैयारी करवाई जाए ऐसी कि वो करप्शन जैसी चीज़ों में इंडल्ज ना हो और वो एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ें। ऐसा ना वो फिर चुपचाप बैठे हुए बिना किसी काम किए हुए, मतलब एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए। तो ये यहाँ पे लैगिंग है इंडिया के अंदर में। सेकंड आता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। एक एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉइन है तो उसकी दो साइड हैं, जैसे हेड और टेल होता है। एक साइड एम्फेसाइज करती है ऑन डूइंग राइट थिंग, कि सही चीज़ करनी है आपने, मतलब इथिकल ओरिएंटेशन की, आपने सही चीज़ करनी है। दूसरी हमारी बोलती है वाइल द अदर साइड टॉक अबाउट डूइंग थिंग्स राइट। ये क्या करता है, डूइंग राइट थिंग्स। यहाँ क्या बोला गया, यहाँ ऊपर क्या बोला गया कि कोई राइट चीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, किसी चीज़ को राइट करना है। मतलब आपने एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे लोग होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट गोल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट गोल होता है इनको सुविधाएं मिले, इनको सुविधाएं मिले। तो क्या उसका क्या मतलब हुआ कि डूइंग राइट थिंग्स, मतलब इनको सुविधाएं मिले, तो उसका क्या मतलब कि राइट थिंग। जैसे आप पुलिस की बात करेंगे तो उनका क्राइम रेट को कम करना, उसके लिए वर्क करना। तो बेसिकली उनका मेन एम क्या है कि जनता को सुविधा मिले, जनता को सिक्योरिटी मिले, वो इनका मेन एम है। तो फर्स्ट कॉइन जो एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट कॉइन क्या बोलता है, एक साइड उसकी बोलती है कि डूइंग राइट थिंग, आपको ये राइट वाली थिंग्स करनी है, जो यहाँ पे दिख रही हैं ये करनी है। दूसरा इसका कॉइन क्या बोलता है, दूसरा कॉइन बोलता है इसका कि जो ये राइट चीज़ें करनी है आपने, इसमें फोकस होता है कि आपने थिंग्स को राइट तरीके से करना है। बेसिकली अगर मान लो आपने क्राइम रेट को कम करना है तो उसके अंदर में एक तो हो सकता है आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करो, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ह्यूमन वो करप्शन वगैरह ना करे, उस एरिया का पर्सन जो है वो किसी से रिश्वत ना ले। तो एक तो एस्पेक्ट के अंदर में उन चीज़ों को ना करके वो राइट थिंग करने की कोशिश करे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करे। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि डूइंग थिंग राइट तरीके से आपने चीज़ों को करना है। मतलब आपने क्या करना, अपने आप को बचाना, मेन फोकस करना है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन है, जैसे मान लो आपको प्रोजेक्ट क्लियर करना है कोई, तो प्रोजेक्ट क्लियर करने में डूइंग राइट थिंग में क्या होगा कि आपको देखना, प्रोजेक्ट को एनालाइज करना, अच्छे से उसकी एनालिसिस करके उसको आपने क्लियरेंस देनी है, मतलब अचीव कर लेना है उसको। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दोगे, ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। अब उसके अंदर में खतरा ये है कि जिन प्रोजेक्ट को आपने क्लियरेंस दे के रखी हुई है, उन प्रोजेक्ट की अगर उसमें कमी पाई जाती है तो आपके ऊपर उसकी बात आ सकती है, आपको पूछा जा सकता है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, डूइंग राइट थिंग, आपने राइट थिंग करनी है, उसके ऊपर फोकस होता है कि आपको जो मेन एम है आपका, जनता की डेवलपमेंट होनी चाहिए, पॉवर्टी दूर होनी चाहिए, क्राइम कम होना चाहिए, वो आपने राइट चीज़ें करनी है। दूसरे एस्पेक्ट में क्या होता है कि आपको वो आराम आराम से, मतलब जो मेन प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे मान लो आपको बोला गया कि एक क्लियरेंस के लिए आप 5 मंथ ले सकते हो, लेकिन आपको पता है अगर आप अच्छे से करोगे तो एक वीक में क्लियरेंस आप दे सकते हो किसी प्रोजेक्ट को। एक वीक में क्लियरेंस देने का क्या मतलब कि आप राइट चीज़ें कर रहे हो, जल्दी जल्दी से करके आप निकाल लोगे। लेकिन मान लो आपका टेन्योर 2 साल का है उस एरिया के अंदर में, आप सोच रहे हैं अगर मैं एक हफ्ते में एक क्लियरेंस दूंगा तो मेरी तो इतनी सारी क्लियरेंस हो जाएंगी कि बाद में अगर मान लो इंक्वायरी होती है तो मेरे फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट तरीके से राइट चीज़ों को ना करते हुए चीज़ों को राइट करने की कोशिश करूँगा। मतलब चाहे 7 दिन में क्लियरेंस मिल जाती हो, लेकिन लॉ क्या बोलता है, आप 5 मंथ तक ले सकते हो। तो मैं किसी न किसी तरीके से उलझा के रखूँगा और आराम आराम से 5-6 डिसीजन लूँगा सिर्फ,
जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनसे मेरी बेटरमेंट हो जाती है। मतलब बेसिकली प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। आपने चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना कि राइट चीज़ करनी है, आपने फोकस करना कि मुझे राइट तरीके से चीज़ करनी है। ज़्यादा टाइम लग जाए, वो लगता रहे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे डल बन जाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अपना पल्ला झाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ों प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन आउटकम होता है लोगों की भलाई करना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। फोकस है मेनली किस तरीके से प्रोसेस को किया जा रहा है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मोर एम्फेसाइज दिया गया है हमारे पास में कि आपने थिंग्स को राइट तरीके से करना है। फिर थर्ड आता है सिविल सर्वेंट डोंट हैव फीलिंग ऑफ वननेस विद इन एंड आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन। सिविल सर्वेंट को कोई फीलिंग नहीं है वननेस की। जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, तो इस डिपार्टमेंट में अगर ये काम कर रहे हैं, इनको कोई फीलिंग नहीं है वननेस की कि हम पूरा डिपार्टमेंट एक वन डिपार्टमेंट है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरी जो परफॉर्मेंस होगी, पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस और मेरी परफॉर्मेंस पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, तो सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, एक कॉमन गोल पब्लिक सर्विस को अचीव करने के लिए। तो वो फीलिंग नहीं होती इनके अंदर में, अपने अपने तरीके से काम करते हैं और फिर अपने ही एम्प्लॉय के साथ में कंपटीशन करने के लिए डिपार्टमेंट के अंदर में करप्शन वगैरह जैसी चीज़ों में इंडल्ज हो सकते हैं। और दूसरी वननेस की फीलिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, पूरे जिस कंट्री को सर्व कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो सर्विस कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग होनी चाहिए वननेस की उनके साथ में भी, कि उनको सर्व किया जा रहा है मेरे द्वारा। अगर ये सब फीलिंग ना हो तो क्या होगा, पर्सन सेल्फिश होगा, वो अपने बारे में सोचेगा, अपनी फैमिली सबसे पहले, अपना टाइम सबसे पहले, मैं कैसे टाइम निकाल लूँ, कैसे काम चोरी की जा सकती है, कैसे चीज़ों को अटकाया जा सकता है लॉ के अनुसार। मतलब आपके जैसे मैंने बताया कि 5 मंथ अगर लिए जा सकते हैं, तो आप लिथार्जी दिखाओगे, 5 मंथ के बाद ही डिसीजन लेंगे। लॉ तो कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज लॉ ने तो बोला हो कि आप 7 वीक, 1 वीक से लेके 5 मंथ तक ले सकते हो, आप 1 वीक में भी ले सकते हो। वो होगा कि पर्सन अंदर से इथिकल है, वो प्रोडक्टिविटी चाहता है, लेकिन दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, वो अवॉइड कर रहा है, वो सोच रहा है लॉ के अनुसार तो यही बोला कि 5 मंथ में करो, तो 5 में ही करूँगा। फोर्थ आता है हमारे पास इथिक्स इन इंटरनल पर्सनल। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इथिक्स पर्सनल है और एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते उसको। तो इस टाइप के मिथ क्रिएट कर दिए गए हैं, इस टाइप की स्टोरीज बना के रखी हुई हैं कि इथिक्स इंटरनल है, मतलब बाहर की चीज़ें उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। तो इस कारण से ज़्यादा ट्राई नहीं की जाती इथिकल गवर्नेंस। मतलब जैसे आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उसमें ज़्यादा इथिक्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, और डिपार्टमेंट में भी चले जाएंगे तो उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा इथिक्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इथिक्स को इंटरनल समझा जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेशन अनइथिकल होती है तो उसके क्या क्या हमारे कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो फर्स्ट आता है मेलाइन इमेज एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक आइज। तो फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि आपने मेलाइन करनी है, इमेज आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अनइथिकल है तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, जो माना जा रहा है, जो ट्रस्ट किया जा रहा है जनता के द्वारा आपके ऊपर, जो इमेज होगी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी एफिशिएंट तरीके से काम करती है, वो ख़राब हो जाएगी। मतलब गवर्नमेंट का जो मेन काम है वही पब्लिक की आई के अंदर में वो गवर्नमेंट को ही गलत समझेंगे। तो गवर्नमेंट कोई फ्यूचर में कोई पॉलिसी लेके आती है, जैसे लैंड एक्विजिशन जैसी पॉलिसी, तो एक मिसट्रस्ट होता है लोगों के बीच में, क्योंकि वो समझते हैं कि गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए कर देती है, कॉर्पोरेट का फ़ायदा करवाती है। तो उस मिसट्रस्ट के कारण कई बार काफ़ी अच्छे डिसीजन भी हम नहीं ले पाते। सेकेंड आता है मेंटल स्ट्रेस दैट इनवेरिएबली कम्स विद अनएथिकल कंडक्ट। मेंटल स्ट्रेस भी पड़ती है जब आप अनएथिकल काम करोगे, तो उससे मेंटल स्ट्रेस भी होती है, आपको बचना पड़ता है, उसके लिए झूठ बोलने पड़ते हैं, आप छुपाओगे चीज़ों को, वो मेंटल स्ट्रेस लेके आती है और वो वल्नरेबल हो जाता है पर्सन। हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, साइकोलॉजिकल जैसे स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है उसको, जॉब रिलेटेड जैसे गलत डिसीजन ले दिया उसने, वो काफ़ी वल्नरेबल है, डरा हुआ है, पुअर परफॉर्मेंस दिखानी उसने, जैसे डिसीजन ही नहीं लेने, एक बार अनइथिकली काम कर दिया, अगली बार डिसीजन ही नहीं लेने, तो उस टाइप की चीज़ें की जा सकती हैं पर्सन के द्वारा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा ख़राब करता है ये। उसके बाद डिलेड एंड डिग्रेडेड लेवल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो ये जब अनइथिकल होगा तो पर्सन अपने तरीके से सोचेगा कि मैं किस तरीके से करप्शन से बच जाऊँ, बस कि मेरे ऊपर चार्जेस ना लगें। चाहे पर्सन ऑनेस्ट ही हो, लेकिन ऑनेस्ट पर्सन का आपने आचार डालोगे अगर वो प्रोडक्टिव ना हो तो। ऑनेस्टी का क्या करोगे, ऑनेस्ट तो आप ऐसे भी हो सकते हो कि आप काम ही ना करो, जैसे जो 1 वीक में काम हो जा रहा था उसको 5 मंथ लगा दो, तो आपने रिश्वत तो नहीं ली अपने करियर के अंदर में, आप बोलोगे मैं ऑनेस्ट हूँ, बट ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव हो। तो वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर इथिकलिटी, इथिक्स जब आएगी उसके अंदर में, तो इथिक्स सिर्फ ये नहीं बोलेगी आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। इथिक्स जब बोलती है तो इथिक्स बोलती है आपको क्या, इथिक्स के अंदर में हमने देखा था फंडामेंटल वैल्यू क्या है, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी और हमारी एफिशिएंसी। अब ऐसा नहीं आप ऑनेस्ट रह के चुपचाप बैठे रहो वहाँ पे, काम को डिले करते रहो। तो अगर आप अनएथिकल होगी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें डिलेड डिग्रेडेड लेवल ऑफ पब्लिक सर्विस होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन के बीच में एलियनेशन हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन
अलग स्पीयर में काम करे। जैसे इंडिया की बात करेंगे, सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा पावर डिस्टेंस है, काफ़ी बड़ा गैप है। और सिटीज़न जो थे वो जो हैं, जैसे सिविल सर्वेंट की बात करेंगे तो उनको राजा की तरह समझते हैं, उनकी काफ़ी हाई स्टेचर के ऊपर उनको रखा हुआ है। डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर में ये जो पावर डिस्टेंस होता है इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इस एलियनेशन के कारण जो सिविल सर्वेंट है उनके पास में काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है और वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमारी आम जनता को। तो ये सब कंसिक्वेंसेस होते हैं हमारे अनएथिकल गवर्नेंस के। कुछ क्वेश्चन अगर देखेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर, तो फर्स्ट आता है व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल गवर्नेंस। सेकंड, एक्सप्लेन रीजंस फॉर दिस इन इंडिया। अनएथिकल गवर्नेंस क्या होती है, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके, वो बताओगे। फिर बताओगे रीज़न क्या है इंडिया के अंदर में ये होने के। थर्ड बताओगे सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ के लिए। फोर्थ बताओगे आप एडहेरेंस टू लॉ इज सफाइस टू अचीव द इथिकल गवर्नेंस। डू यू एग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर आप लॉ को अच्छे से फॉलो करोगे तो उससे आप इथिकल गवर्नेंस अचीव कर सकते हो। जो लॉ में चीज़ें बोली गई आप उनको करोगे तो उससे आप इथिकल गवर्नेंस अचीव कर सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा इथिकल गवर्नेंस क्या क्या चीज़ें इथिकल गवर्नेंस में आती है। मतलब अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन में इथिकल गवर्नेंस हो तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर वहाँ से आप निकाल के लेके आओगे कि लॉ क्या, हम लॉ को जब फॉलो करेंगे तो उससे काम बन जाएगा या कुछ और चीज़ें भी चाहिए हों। जैसे हमने एग्जांपल के तौर के ऊपर क्या देखा था, अगर 1 वीक में क्लियरेंस मिल जाती है और 5 मंथ आप लगा सकते हो, तो लॉ तो आपको बोलेगा 1 से 5 तक आप कर सकते हो। तो अगर वो पर्सन 5 तक लेके जाता है तो उसको तो अपनी भी शर्म होनी चाहिए। अब वहाँ पे जो लॉ है, लॉ तो अच्छी बात बोल रहा है कि आप कर लो, ठीक है, लॉ के अनुसार 5 मंथ लगा लो, लेकिन क्या ये इथिकल है, क्या ये गलत है, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पल्ला झाड़ लेना। तो वही एस्पेक्ट आपको देखने पड़ेंगे इसके अंदर में। तो हमने देखा इफेक्ट देख लिए, 2 क्वेश्चन देख लिए। अब थर्ड इसकी बात करेंगे सेलिएंट एस्पेक्ट। वेरियस आप डायरेक्शन के अंदर में क्या क्या सोच सकते हो जब इथिक्स आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होगी। मीन्स अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में इथिकल वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो इथिकल तरीके से गवर्न हो रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट, एन एडमिनिस्ट्रेटर विल फॉलो रूल एंड लॉ। तो वो रूल एंड लॉ फॉलो करेगा, तो ये तो अच्छी बात है। हमने पीछे क्वेश्चन क्या देखा कि अगर कोई पर्सन रूल एंड लॉ को फॉलो करेगा तो इथिकल गवर्नेंस वो अचीव कर लेगा। तो एक हमने देख लिया कि ठीक है, उतना तो हम मान गए। उसके अलावा एन एडमिनिस्ट्रेटर वुड नॉट हेजिटेट, वो हेजिटेट नहीं करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए, अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए। वो अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको कोई काम करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो। और एक्शन वुड बी विलिंग टू हेल्ड अकाउंटेबल, वो अकाउंटेबल हायर अथॉरिटी के प्रति अकाउंटेबल भी होगा। अब यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे 2 पर्सन है, 2 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो इसमें से मान लो ये वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबल है खाना बनाने के लिए, तो ये खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खाना बनता है इनका मान लो रात के टाइम में, तो नाइट के अंदर में खाना बनता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना बनाने की। तो अभी ये दोपहर की बात कर रहे हैं, दोनों साथ में बैठे हुए हैं और ये इसको बोल रहा है कि ये ए है ये बी, तो ए बी को बोल रहा है कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना बनाने। तो मतलब अभी काम नहीं हुआ है, अभी आपने उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि कौन उस काम को करने वाला है, किसकी ड्यूटी होती है। थर्ड, जब ये खाना बना देगा, अगर मान लो खाना ख़राब बना, तो खाना ख़राब बनने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी। अब उस टाइम ये रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलोगे, आप बोलेगा अकाउंटेबल, ये खाने को अच्छा बनाने के लिए अकाउंटेबल है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कुछ काम करने के लिए, उसके पास में चीज़ें होंगी कि ये आपको पावर दी हुई है, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। जब आप काम कर दोगे उसके बाद आप अकाउंटेबल होंगे उसके लिए कि वो काम राइट तरीके से हुआ या गलत तरीके से हुआ, उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे। तो खाना ख़राब बनेगा तो आप अकाउंटेबल होंगे उसके लिए, आप ये नहीं बोल सकते मेरे दोस्त की वजह से हुआ। तो यही चीज़ें बोली जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटर हेजिटेट नहीं करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ लॉ को फॉलो करने से थोड़ी ना आएंगी ये चीज़ें कि आपने लॉ फॉलो कर दिया। लॉ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पेस होता है, कई बार लॉ के अंदर में चीज़ें, सब चीज़ें कहाँ लिखी होती हैं लॉ के अंदर में। अब लॉ के अंदर में पीछे हमने एग्जांपल देखा, उसी एग्जांपल में हमारा इतना सारा टाइम पीरियड का गैप है, अब उसको फुलफिल करने पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल, वो सब चीज़ें कैसे आएंगी, वो सिर्फ लॉ से नहीं आ सकती वो। थर्ड आता है कमिटमेंट टू वर्क। कमिटमेंट टू वर्क, विवेकानंद जी ने कहा था कि एवरी ड्यूटी, हर ड्यूटी होली होती है। और डिवोशन, अगर आपने वर्शिप करनी है, किसी भी चीज़ की वर्शिप करनी है, मतलब गॉड की अगर आपने वर्शिप करनी है, तो अपनी ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है, अब ड्यूटी का मतलब कुछ भी नहीं कि आप टेररिस्ट हो तो आपकी ड्यूटी कुछ हो, मतलब जो एक इथिकल ड्यूटी है उसके प्रति डिवोशन ही एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है, वही एक गॉड को पूजने के बराबर है। फोर्थ आता है एक्सीलेंस। अब लॉ फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आप कमिटेड होंगे वर्क के प्रति, आप लॉ के अनुसार देखोगे कितना काम करने की आवश्यकता है कि लॉ के चपेट में ना हो। सेकंड, एक्सीलेंस। फोर्थ हमारी एक्सीलेंस। अब एक्सीलेंस, लॉ का एक्सीलेंस के साथ में भी जो था कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि लॉ को फॉलो करेंगे तो एक्सीलेंस आ ही जाएगी। आप तो सिर्फ लॉ को फॉलो कर रहे, एक्सीलेंस के लिए तो हो सकता है आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए। कई बार क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में जो पढ़ाई लिखाई पहले इतना टाइम
किया वो सब छोड़ देते हैं कि चलो अब एक बार निकल गए, उसके बाद में चलो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके बाद में 20-25 साल कुछ भी नहीं करना, ना कोई नई स्टडी करनी, ना चीज़ों के बारे में देखना, ना कोई हायर एजुकेशन या कोई अदर करिकुलर एक्टिविटी से बेस्ट बनना, वो सब चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें। तो एक्सीलेंस हमारी लॉ को तो फॉलो कर लेंगे लेकिन एक्सीलेंस नहीं आएगी। ये इंटरनल क्वालिटीज़ हैं, ये गवर्न होनी चाहिए इंटरनली इथिकल पर्सन के अंदर। तो एक्सीलेंस की बात करेंगे, एन एडमिनिस्ट्रेटर वुड एंश्योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर पाता है उसके हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो, उसके लिए उसको लर्न करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। फिफ्थ आता है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म वाला जो प्रिंसिपल है, यूटिलिटेरियन थ्योरी के अनुसार ये क्या है कि मैक्सिमाइज करनी है लोगों की हैप्पीनेस। तो इसको क्या करना है, जब भी कोई डिसीजन ले रहा है या इंप्लीमेंट कर रहा है किसी पॉलिसी को, तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये देखना है, उसको एंश्योर करना है कि उसके डिसीजन लीड करें ग्रेटेस्ट गुड, हैप्पीनेस, बेनिफिट सब लोगों के लिए, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर लेके आएँ, मतलब सब लोगों के लिए बेनिफिट लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेके आएँ, ये उसको सोचना है। ये सब चीज़ें हैं जो एक जब आप इथिकल गवर्नेंस होगी उसके अंदर में ये होनी चाहिए। उसके अलावा में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंपैशन। अब लॉ को फॉलो करने से कंपैशन कैसे आ जाएगा, वही आपको उस सिचुएशन उस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। हालांकि क्वेश्चन आपको काफ़ी ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, इथिक्स के अंदर में बोल बच्चन करना होता है, बट मेन होता है उसमें अंडरस्टैंड करना, क्रक्स ऑफ क्वेश्चन पूछा क्या गया है एक्चुअल के अंदर। तो कंपैशन की बात करेंगे तो आपको पुअर के प्रति कंपैशन होना चाहिए, डिसेबल वीक के प्रति कंपैशन होना चाहिए। तो हमने डिफरेंस देखा था, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। क्या होता है, कंपैशन होता है एम्पैथी प्लस एक्शन, तो इसमें एक्शन भी लोगे आप, पुअर के प्रति में होना चाहिए, डिसेबल वीक के प्रति होना चाहिए। सेवन्थ आता है सिविल सर्वेंट वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी वुड कीप व्यू द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन ऑन हिज नेशन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज। तो जब भी वो एक्शन लेगा तो उसको देखना पड़ेगा इम्पैक्ट उसका देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो अपनी पैरेचियल एटीट्यूड के अंदर में छोटे से तब के बारे में नहीं सोच सकता या पर्सनल इंटरेस्ट नहीं सोच सकता, उसको ग्रेटर लार्जर नेशन का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, नेशन की स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज को फोकस करना पड़ेगा कि मेरा ये डिसीजन मेरे द्वारा जब लिया जाएगा तो उससे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एट्थ आता है जस्टिस का। तो फॉलो द प्रिंसिपल। जस्टिस का क्या मतलब, जस्टिस का मतलब कि आपने सबको समान तरीके से ट्रीट करना है, कुछ भी अनजस्ट नहीं होने देना सोसाइटी में। तो आपको इक्वालिटी, इक्विटी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी जैसी बड़े बड़े शब्दों को यूज़ करना है, उनको फॉलो करना है। एंड नो स्पेशल, किसी को भी फेवर नहीं दोगे आप, किसी का स्टेटस अच्छा है तो उसको आपने छोड़ दिया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना की। पावर, क्लास, कास्ट, वेल्थ, उनके अनुसार आपने डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, मतलब जस्टिस के अंदर सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करना है आपने, और उनको जो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं वही चीज़ उनको मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तो आप बोल सकते हो कि गवर्नेंस हमारी इथिकल है। अब उसके लिए वो लॉ से भी ऊपर है कुछ, तो लॉ से भी ज़्यादा क्वालिटीज़ उसके अंदर चाहिए, तो आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ से डिराइव कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि कब कैसे बना दें अब अपनी जो इथिकल वैल्यूज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कैसे डालें। तो उसमें दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल मेथड, दूसरा यूज़ करेंगे इंटरनल मेथड। एक्सटर्नल इंड्यूस जब करेंगे तो उसमें क्या होगा, दिस इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सरसाइजिंग प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से आप कुछ करोगे, जैसे डरा धमका के कि लॉ बना दिए, काफ़ी कड़क सा लॉ बना दिया, फिर पर्सन को बाहर से डर लगेगा अगर मैंने कुछ अनएथिकल किया तो मैं पकड़ा जाऊँगा या पकड़ा जाऊँगी। तो आउटसाइड से आप उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को। तो इसमें कैसे हो सकता है, जैसे फर्स्ट इसके अंदर में क्या आएगा, बाहर से इंप्रूव करो पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब लोगों को, मैन पावर को किस तरीके से मैनेज करोगे उसको लिए आप इंप्रूवमेंट करो। फर्स्ट क्या आया कि मेरिट बेस के ऊपर प्रमोशन करो, ऐसा नहीं पॉलिटिकल, आप देखते हो किसी की इंक्लिनेशन और पॉलिटिकल फेवरेबल लगता है तो पॉलिटिकल उसकी प्रमोशन कर दी जाए, या रिक्रूटमेंट के टाइम में धांधलेबाजी जो होती है काफ़ी सारी सर्विसेज के अंदर में होती है, जो फालतू में करप्शन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, उनको रोको सबसे पहले अगर आपने इथिकल गवर्नेंस बनानी है तो। सेकंड, हमारे ARC रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया, ARC रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि आप इम्पार्शियल तरीके से ट्रांसफ़र करो, ऐसा ना पॉलिटिकल प्रेशर वाला वो काम मत करो। और सेकंड ARC के द्वारा बोला गया कि सिविल सर्विस बोर्ड बनाओ, जो ट्रांसफ़र होगा वो ऐसा नहीं पॉलिटिकल मास्टर को कंप्लीट पावर दे के रखी हो, वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बोर्ड जो है ये डिसाइड करेगा ट्रांसफ़र के बारे में, प्रमोशन के बारे में। तो ये जब देखेगा इन चीज़ों के बारे में तो ये साथ में गवर्नमेंट के साथ में मिलकर वर्क करेगा, और उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी उठा के आपके अनफेवरेबल काम किया तो उसको आपने ट्रांसफ़र करवा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बोला गया। थर्ड आता है इथिकल ट्रेनिंग। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल ट्रेनिंग तो दे देते हैं, जब जॉब के अंदर जाना होता है तो आपको सिखा देंगे, लेकिन इथिकल ट्रेनिंग, इथिक्स की ट्रेनिंग कौन देगा। अब अगर सोसाइटी की जर्नल बात करेंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम है वो हाफ तरीके से अप्लाई किया गया है। अब एजुकेशन सिस्टम के अंदर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारा इंटरनल कंपोनेंट में आएगा पर्सन का बिहेवियर आ जाएगा, उसका इमोशन आ जाएगा, या बेसिकली उसकी माइंड की मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट।
सेकंड आता है उसमें उसको स्किल देना, कोई एक्सटर्नल स्किल प्रोवाइड करवाना, तो वो तो दे देते हैं उसको, मैथ वगैरह फिजिक्स सिखा दिया, लेकिन मैथ फिजिक्स या अदर जो चीज़ें हैं टेक्निकल उसको स्टफ़ सिखा दिया, अगर वो पुलिस के अंदर जा रहा है उसको उसमें ट्रेनिंग वगैरह दे दी, उससे क्या गारंटी है कि उसमें इमोशन और इथिक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जब पूरा एजुकेशन सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड है, एक साइड आपने पूरी खाली कर दी हुई है पूरे पर्सन की, उसकी पूरी लाइफ में ये सब चीज़ें उसको रैंडमली मिली, फैमिली से मिल जाए तो ठीक, फैमिली के अंदर में भी अब वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर में, अब पेरेंट्स को भी वैसी एजुकेशन मिली होगी तो वो आगे कैसे, मतलब जो पेरेंटिंग है वो भी काफ़ी टफ जॉब है, उसमें भी काफ़ी अंडरस्टैंड करना पड़ता है चीज़ों को, तो वो भी नॉर्मल आदमी के बस की बात तो वो भी नहीं है कि अच्छे से वो मैनेज करे। तो जब एक स्पेस पूरा ही खाली हो चुका है तो इथिकल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको टेक्निकल ट्रेनिंग के अलावा। टेक्निकल तो हम दे देते हैं लेकिन इथिकल ट्रेनिंग नहीं देते, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। उसके बाद एक्सटर्नल में सेकंड फैक्टर आता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को हम ग्रेटर डिटेल में आगे देखेंगे। ट्रांसपेरेंसी में आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे और ई गवर्नेंस को प्रमोट करोगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसी चीज़ें, तो उसमें फिर आप धांधलेबाजी नहीं कर पाओगे और जनता के प्रति ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी अगर ई गवर्नेंस होगी। तो कंप्लेंट के लिए मैकेनिज्म, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म जैसी चीज़ें आप लेके आओ, उनको स्ट्रेंथन करो। थर्ड है रिफॉर्म करो पॉलिटिकल कल्चर के अंदर में, आप क्या करो, मेंटेन करो हारमोनियस रिलेशनशिप, सिविल सर्वेंट और पॉलिटिशियन के बीच में अच्छा रिलेशनशिप, वो एक दूसरे के नेगेटिव एंटी रिलेशनशिप होता है, वो एक दूसरे को हिंड्रेंस समझते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको मेंटेन करो। थर्ड, कोड ऑफ इथिक्स, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें बताई गई होती हैं चीज़ें, इथिक्स के लिए भी वैसा ही कोड, इसको हम फ्यूचर में थोड़ा और देखेंगे डिटेल से। इसी तरीके से जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है वैसे ही कोड ऑफ इथिक्स लेके आओ ब्यूरोक्रेट के लिए और पॉलिटिशियन के लिए, तो ये सेकंड ईआरसी ने बोला ऐसा कि ऐसा लेके आओ। और मैकेनिज्म, इस कोड को एनफोर्स करने के लिए मैकेनिज्म भी बोलो, सेकंड ईआरसी ने ऐसा बोला। कोड ऑफ एथिक्स को हम सेकंड ईआरसी का देखेंगे, उसमें थोड़ा पार्ट उसमें देखेंगे। और उसके बाद सेकंड ईआरसी के, वैसे सेकंड ईआरसी आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट नहीं बढ़ना होता, आपको बेसिकली कोड करना होता है, बीच से पॉइंट लेके आने होते हैं, अदरवाइज उसमें जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली भी कवर होती हैं सिलेबस में। तो हमारा डिज़ास्टर के अंदर बचा हुआ है थोड़ा सा उसका, और फिर हमारा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, उसमें एआरसी की चीज़ें बची हुई हैं, जो करप्शन, फिर हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आएगा, उसमें मतलब कोट करने की बात होती है वहाँ पे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर एआरसी ने क्या बोला, जुडिशरी के ऊपर एआरसी ने क्या बोला, वो सब चीज़ें बस एक एक लाइन के अंदर में कोट करना होता है। बाकी पूरा इतना पुराना डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, उसमें डायरेक्शन मिलती हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरा उसको ना भी पढ़ो तो भी चल पड़ता है काम, ऐसा नहीं कि मतलब वो बाइबल है आपके लिए। अब यूपीएससी कोई एआरसी को देख के क्वेश्चन नहीं बनाएगी, एआरसी के अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशनड हैं और उन्हीं को जो उसके अंदर मेंशनड है, गवर्नमेंट ने अगर उनको बोला उन चीज़ों के ऊपर कोई राय देने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो देश के लिए भी आवश्यक होंगी, तो उसी कारण से उनके ऊपर क्वेश्चन आता है और यहाँ से उठा के आपको बताना है एआरसी ने इसके ऊपर क्या बोला, तो वो हम देख लेंगे, उसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना। मैकेनिज्म टू एनफोर्स कोड ऑफ इथिक्स, सेकंड एआरसी ने क्या बोला कि कोड ऑफ इथिक्स तो बना दोगे, उसको एनफोर्स भी करना है, उसको एनफोर्स करने के लिए इथिक्स कमिश्नर बनाओ जो कि एनफोर्स करेंगे कोड ऑफ इथिक्स। तो ना कोड ऑफ इथिक्स है ब्यूरोक्रेट के लिए इस टाइम, ना ही ये इथिक्स कमिश्नर है, तो ये फ्यूचर की बात है, इनको बस रिमेंबर करना और लिख देना वहाँ पे। नेक्स्ट आया इंटरनली, यहाँ स्पेलिंग देख लेना, INT। तो इंटरनली की इंड्यूस की बात करेंगे, एक्सटर्नल देख लिया हमने कैसे करेंगे। इंटरनली अगर आपने इंड्यूस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने इनकलकेट करना है, मतलब एजुकेट करना है उनको। किस चीज़ के बारे में एजुकेट करना है, ड्यूटी का कंसेप्ट समझाना है कि अ पर्सन शुड रिस्पेक्ट, पर्सन को अपनी ड्यूटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ड्यूटी होली होती है। सेकंड, डेवलपिंग फेथ इन सेल्फ, अपने आप में फेथ डेवलप करना, आपने एलिमिनेट करना सेंस ऑफ होपलेसनेस। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, आप सोचोगे कि मैं उधर जाके पूरा करप्शन ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी अच्छा काम करेंगे, पूरा देश बदल देंगे, तो जब उसमें जाओगे तो उसके बाद पता चलेगा कि कुछ भी नहीं बदलने वाला, आपको कुछ काम दिया हुआ है, आपको वो काम परफॉर्म करना है और आप कुछ लिमिटेड पर्सन को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, तो पूरे देश को बदलने वाली बात नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो जब ये सब चीज़ें पता लगेंगी तो आपको जो आपने ख्याल बनाए होंगे अगर, तो वो होपलेसनेस में जाएगा कि देश तो कभी बदल ही नहीं सकता, तो आपके पास में उतनी पावर नहीं है, आपको कोई भी ट्रांसफ़र कर दे रहा है, तो फिर आप सोचोगे वो सब चीज़ें नहीं करनी, आपको फेथ डेवलप करना है कि सिस्टम चेंज हो सकता है अगर आप लगे रहो तो। एग्जाम्पल के तौर पर मंडेला, नेल्सन मंडेला, उनके स्ट्रगल, अब उन्होंने काफ़ी सालों तक स्ट्रगल किया, महात्मा गांधी जी ने, उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में निकल गई, तो उसी टाइप से आपको विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। थर्ड आता है सेंस ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, मिशन, तो इनके प्रति एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप होनी चाहिए। मतलब बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसे एग्जाम्पल के थ्रू लीड करना चाहिए।
उसको जो वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीज़ें चाहता है, अगर उसको अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर को उस लेवल का बनना पड़ेगा। तो उसमें मोटिवेशन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी उसको शो करनी चाहिए। ये सब आएंगी कैसे? अगर आप इनकलकेट करोगे उसके अंदर में वैल्यूज़, इथिकल वैल्यूज़, तो ये इंटरनली आएंगी, इनको बार बार आपको इंड्यूस करना पड़ेगा। उसमें सेल्फलेसनेस, सेक्रीफाइस की भावना पैदा करनी, बिकॉज उसको अपनी पर्सनल लाइफ भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। बिकॉज अगर उसको रिजल्ट अचीव करने हैं तो 24/7 काम करना पड़ता है। कई बार जो था आपको पर्सनल लाइफ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें उसको देखनी पड़ेंगी, पहले से पता होनी चाहिए। करेज होनी चाहिए उसमें एक्शन लेने की, जो अनपॉपुलर भी हो, जो उसके लिए नेगेटिव हो लेकिन सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हो। और फियरलेसनेस भी होनी चाहिए कुछ हद तक हमारे सिविल सर्वेंट के अंदर में, तभी हम अपनी गवर्नेंस को इथिकल बना सकते हैं। तो सेकंड अगली वीडियो में देखेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस। थैंक यू।